अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सर अकेडमी पर। आज हम लोग हमारा नया सबक स्टार्ट कर रहे हैं, नया सबक की शुरुआत करने जा रहे हैं। और हमारा जो नया सबक है, जो हमारा पहला सबक है, बहुत बुनियादी सबक है। और उस सबक का जो नाम है वो है हैवानात में ढांचे की तंजीम। नाउ हैवानात में ढांचे की जो तंजीम है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है। तो पहली तो बात ये बता दूं आपको कि हैवानात में ढांचे की जो तंजीम है, ये जो सबक नंबर 7 है, इसमें से कुछ पॉइंट एनसीईआरटी ने चेंज किया है। लेकिन अभी तक एनटीए ने ये नहीं बताया। यानी एनटीए कौन है? एनटीए ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो नीट एग्जाम को कंडक्ट करता है। तो एनटीए ने ये नहीं बताया कि उन्होंने ये सिलेबस को चेंज किया या नहीं किया। इसलिए हम बेसिक कुछ चीजें हैं जो इस सबक से हम पढ़ने वाले हैं, और उसको अगर एनटीए बोलता है कि नहीं ये सिलेबस नहीं चलेगा, इसको खत्म करना है, तब हम इसको डिलीट करेंगे। लेकिन इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर एनटीए ने बोला कि ये भी टॉपिक एग्जामिनेशन में रहेगा, तो हमारे पास इसको दोबारा पढ़ने के लिए वक्त नहीं रहेगा। इसलिए हम ऐसे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन एनटीए ने अभी तक उसको ये नहीं बोला कि एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी ने इसको खत्म किया। अब आप बोलेंगे सर आप दो बातें कर रहे हैं, एनसीईआरटी भी एनटीए। तो याद रखिए कि जो सिलेबस होता है, जो सबक होता है, उसको डिजाइन करने वाली जो एजेंसी होती है उसको बोला जाता है एनटीए। जो सिलेबस डिजाइन करने वाला, हमारे पास जो एग्जामिनेशन को डिजाइन जो सिलेबस को डिजाइन करता है, जो अजवाब को डिसाइड करता है, वो कौन होता है? वो होता है एनसीईआरटी। और इसी एनसीईआरटी बुक के जरिए हम क्या करते हैं? नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है। और ये नीट एग्जाम होगा नहीं होगा, इसकी तैयारी कौन करता है? तो इसकी तैयारी करता है एनटीए। कौन करता है? एनटीए। एनटीए मींस नेशनल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कौन करता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये डिसाइड करेगा कि नीट एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस के बाद डिसाइड करेगा इसका टाइमिंग क्या रहेगा। इसके बाद डिसाइड करेगा इसका डेट क्या रहेगा। ये सारे डिसीजन जो लेता है वो कौन लेता है? एनटीए। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि एनसीईआरटी ने तो सिलेबस में चेंज किया, लेकिन अभी तक एनटीए ने उनको अप्रूव नहीं किया। इसलिए हम इसका वेट कर रहे हैं कि एनटीए बोल दे कि ये हमने निकाल दिया। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चों? ठीक है ना। तो अब हमारी बात किस पे चल रही है? अब हमारी जो बात चल रही है उससे आगे। तो मेरे को एक बात बताओ, किसी को नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या? किसी को साउंड का इशू आ रहा है क्या? किसी को बोर्ड का इशू आ रहा है क्या? अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो मेरे को व्हाट्सएप पे, ये मेरे को अभी यहाँ पर शेयर करिए ताकि मेरे को समझ में आए कि किसके पास क्या इशू होता है। क्योंकि अभी बारिश चालू है और बारिश होने की वजह से बहुत सारे लोगों के नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। बारिश होने की वजह से बहुत सारे नेटवर्क का इशू होता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर किसी को नेटवर्क का इशू आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है एक्सेट्रा, तो वो मेरे को इन्फॉर्म करें। साउंड इशू आ रहा है आपको जी? और साउंड इशू किस तरह का आ रहा है सलाम बेटा? ठीक है, जुनेद को कोई इशू नहीं है। और फाहमी, सलमा, साइमा, हसन को कोई इशू है क्या? ओके ओके, ठीक है। चलिए, मतलब सिर्फ एक दो लोगों का कुछ इशू है और वो भी इसलिए हो रहा है क्योंकि बारिश चालू है। ठीक है। अरसलान बेटा, महाराष्ट्र में बारिश जोरों की चालू है, इसलिए हो सकता है कि आपको साउंड का इशू आ रहा हो, लेकिन इंशाल्लाह वो इशू भी थोड़ा रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। हम ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हमारा टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यूज की, हैवानात में ढांचे की तंजीम की। जो इंसान, जो ह्यूमन होते हैं, जो जानदार होते हैं, उन जानदारों में तंजीम किस तरह की, किस तरह से उनके जिस्म को बनाया गया है नो। अगर हम इस बात को थोड़ा समझते हैं, इससे पहले एक सबक होता है। इस सबक से पहले उस सबक को बोला जाता है हैवानी किंगडम। क्या बोला जाता है इसको? हैवानी किंगडम। तो हैवानी किंगडम में हम आमतौर पर ये पढ़ते हैं कि जितने भी हैवानात हैं उनको यककल्बी और उनको कसीर कल्बी जानदारों में तकसीम किया गया है। अब यककल्बी की ये सारी एग्जांपल है, कसीर कल्बी की एग्जांपल है। तो यहाँ पर याद रखना है कि यककल्बी किसको कहते हैं? यककल्बी किसको कहते हैं? जिनमें एक एक खलिया होता है। जिनमें क्या होता है? एक खलिया होता है। और कुछ जानदार होते हैं जिनको कहा जाता है कसीर कल्बी। इनको कसीर कल्बी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर इनके अंदर क्या होता है? एक से ज्यादा खलिया होते हैं। क्या होता है इनके अंदर? इनके अंदर होता है एक से ज्यादा। बहुत दिन हो गए क्लास कंटिन्यू करते हुए, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, थोड़ा परेशान होने का नहीं। एक से ज्यादा खलिए होते हैं। तो आमतौर पर हम ये कहते हैं कि हमारा जो जिस्म है, उस जिस्म के अंदर बहुत सारे खलिए मौजूद हैं। तो याद रखना है कि जब हम बात करते हैं जानदारों की, तो कुछ जानदार यककल्बी होते हैं, कुछ जानदार कसीर कल्बी होते हैं, बहुत सारे उनके अंदर खलिए होते हैं। अब यककल्बी जानदार की अगर हम बात करते हैं तो उनके अंदर हाजमा, उनके अंदर अमल तनफुस, उनके अंदर तौलीद, ये सारा काम कौन करेगा? एक ही खलिया करेगा, है ना। जिस तरह से हमें, हमारे जिस्म में भी क्या होता है? अमल निजाम होता है, अमल तनफुस होता है, अमल इस्तिखराज होता है, ये सारे अमल हमारे जिस्म में होते हैं। तो वैसे ही जो यककल्बी जानदार है उसमें भी होता है, लेकिन उस यककल्बी जानदार में ये सारे अमल सिर्फ एक खलिया करता है।
जबकि हमारे जिस्म में ये सारे काम बहुत सारे खलिए मिलकर करते हैं। ठीक है, उसको बेसिक प्रिंसिपल को याद रखना ना। कसीर कलबी जानदार की या कसीर कलबी उर्दू है, इस काम को बहुत सारे खलिए के मजमूए के जरिए मुनज़्ज़म तरीके से क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। तो ये कलबी जानदारों में हाज़मे का अमल, तनफ़ुस का अमल, तौलीद का अमल एक खलिया करेगा, और कसीर कलबी जानदारों के अंदर यही अमल को बहुत सारे खलिए मिलकर अंजाम देंगे ना। एक अदना जानदार यानी एक छोटे से जानदार की बात करें, जैसे जिसका नाम है हाइड्रा। क्या नाम है उस जानदार का? हाइड्रा। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी डायग्राम ऐड करके रखा है। ये है जिसको बोला जाता है हाइड्रा। क्या बोला जाता है इसको? हाइड्रा। हाइड्रा की अगर बात करते हैं तो ये जो छोटा सा जानदार है, इसके जिस्म की अगर बात करते हैं तो ये कई तरह के खलियों से बना था। कई तरह के बढ़ रहे हैं, कई सारे नहीं बढ़ रहे। कई सारों का मतलब होता है तादाद, कई तरह का मतलब होता है अलग अलग उसकी किस्में। तो कई अलग अलग तरह के खलियों से ये बना होता है, और इसके अंदर एक किस्म के अंदर खलिये की जो तादाद होती है वो हजारों में होती है। यानी एक ही तरह के खलिये जो हो सकते हैं वो हजारों हो सकते हैं। यानी ये ऐसा जानदार है जो कसीर खलबी है। बताने का मकसद क्या है कि हाइड्रा ये कसीर खलबी जानदार है, जबकि ये जानदार बहुत छोटा है, और छोटा होने के बाद भी इसके अंदर खलियों के नंबर बहुत ज्यादा है ना। अगर हम इसी के कंपैरिजन में यानी हाइड्रा को हटा दीजिए, इसकी जगह आप किसी इंसान को ला लीजिए, किसी आदमी को ला लीजिए, तो उस आदमी के जिस्म के अंदर कितने होंगे? तो उस आदमी के जिस्म के अंदर खलियों की तादाद हजार तो नहीं रहेगी, लाख भी नहीं रहेंगी, बल्कि क्या रहेंगी? खरबों रहेंगी। तो ये कहा जाता है कि अगर हम इंसान की बात करते हैं तो इंसान के जिस्म के अंदर क्या होते हैं? 10 खरब खलिये होते हैं। यानी इतने सारे खलियों से इंसान का जिस्म क्या है, बना हुआ है। और इन्हीं खलियों के जरिए क्या होते हैं? उसके जिस्म के सारे काम क्या होते हैं? अमल पजीर होते हैं। कौन से सारे काम उसके अमल पजीर होंगे? उसके अंदर होगा हाज़मे का अमल, उसके अंदर होगा अमल तनफ़ुस का अमल, उसके अंदर होगा अमल इस्तिक़रात, उसके अंदर होगा तौलीद का अमल। तो ये सारे अमल अंजाम देने का काम बहुत सारे खलिये मिलकर अंजाम देते हैं। फिर हम ये करें कि जिस्म में जितने भी खलिये हैं वो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसका मतलब ये एक कसीर कलबी जानदारों में इतने सारे खलिये होने के बावजूद सारे खलिये हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। और जब उनको सबको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है तो वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे एक ग्रुप, वो बनाएंगे एक बंच, वो एक बनाएंगे नज्म, एक तंजीम बनाएंगे। तो कसीर कलबी जानदार और जानवरों में एक तरह के खलिये की जो जमात होती है, इसकी जमात एक तरह की है, एक जैसे दिखने वाले खलियों की जमात, और दो खलिये या खलिये के बीच का जो हिस्सा होता है या खलियों के बीच में जितनी चीजें होती है वो सब मिलकर एक खास तरह का काम अंजाम देते हैं। और जब इस तरह का कोई नज्म बनता है, कोई तंजीम बनती है, तो उसको क्या बोला जाता है? बाउट। उसको हम टिश्यू, इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको हम इंग्लिश में हम कहते हैं उसको टिश्यू। क्या कहते हैं उसको? टिश्यू। तो बुनियादी चीज याद रखना है कि जब हम कसीर कलबी जानवरों की बात करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे खलिये होते हैं, लेकिन वो जो खलिये होते हैं वो एक जमात बनाते हैं, और उन खलियों के बीच बीच में जो भी चीज रहेगी वो भी सब मिलकर किसी एक काम को अंजाम देंगे, तब वो क्या बनाएगी? टिश्यू। तो अक्सर जब भी हम टिश्यू की तारीफ करते हैं तो हम बोलते हैं कि खलियों की जमात। टिश्यू की तारीफ क्या करते हैं हम? बाप की आसान तारीफ क्या है? बाप की आसान तारीफ है खलियों की जमात। खलियों की जमात, जैसे खलियों की एक जमात है आंख में, तो उससे देखने का काम हो रहा है। खलियों की जमात है जबान में, उससे टेस्ट का काम हो रहा है। खलियों की जमात है कान में, यानी ये सारे खलियों ने मिलकर एक नज्म बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक ग्रुप बनाया। तो ये ग्रुप सुनने का काम करता है, ये ग्रुप देखने का काम करता है, ये ग्रुप टेस्ट का काम करता है, तब हम उसको कहते हैं टिश्यू। समझ में आ रहा है? तो याद रखना है कसीर कलबी जानदारों में एक तरह के खलिये मिलकर क्या बनाते हैं? एक जमात बनाते हैं, और खलियों के बीच में जितनी भी चीजें हैं वो सब मिलकर एक तरह का काम अंजाम देते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है? तंजीम को बोला जाता है बाप, या उसको बोला जाता है टिश्यू। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? बात क्लियर हुई? ठीक ठीक है। किसी को अगर ये दो बातें लिखना है तो लिख लीजिए पास। पीडीएफ वगैरह इंशाल्लाह सब सेंड किया जाएगा। बस 2-4 और दिन दीजिए, क्योंकि ये पूरा सेटअप का अरेंजमेंट चालू है। इंशाल्लाह जैसे ये सारे सेटअप वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारे जो डेली नोट्स है जो यहाँ पर लिखे जाने वाले हैं, इसकी पीडीएफ बना के भी आपको शेयर किया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, जिन लोगों को डॉक्टर बनना है उन लोगों ने इस बात को बहुत कान खोल के समझना है। जब तक आप आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स तैयार नहीं करेंगे, आपको नोट्स ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो आपने क्या करना है? जो भी नोट्स आप बना रहे हैं आपने अपने हाथ से उसको लिखना है। समझ रहे हैं आप लोग? अपने हाथ से नोट्स तैयार करना है रोजाना। उसमें से जो चीजें आपको लगती है कि ये इंपॉर्टेंट है, या जो चीज मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, तो उसको अपने घर पे बैठ के नोट्स की शक्ल में लिखना है। और एक बात याद रखिए, अक्सर उर्दू मीडियम के तलबा से मेरी जो शिकायत है वो यही है कि हमारी जो तैयारी है वो 11वीं से होना चाहिए, लेकिन होता यह है कि हम 12वीं एग्जाम भी दे जाते हैं और उसके बाद हमको लगता है कि नीट की तैयारी करना है। फिर उसमें और बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमने 11वीं को भी ईमानदारी से नहीं पढ़ा होता है, 12वीं को भी ईमानदारी से नहीं पढ़ा होता है। फिर तीसरा मसला ये होता है कि हमारे पास पहले भी किताबें अवेलेबल नहीं रहती और बाद में भी किताबें अवेलेबल नहीं रहती। चौथा प्रॉब्लम ये होता है कि हमको पहले भी नहीं पता होता है कि नोट्स तैयार कैसे की जाती है, ना बाद में ये बात समझ में आती है कि नोट्स तैयार कैसे की। हाँ, बस एक जज्बा होता है, एक शौक होता है कि नीट एग्जाम की तैयारी करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन नीट एग्जाम की तैयारी सिर्फ शौक से नहीं होती। नीट एग्जाम की तैयारी के लिए डेडिकेशन के साथ, बहुत ज्यादा जुनून के साथ, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, और उस मेहनत के लिए अपना तरीक़ेकार,
अपना स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है स्ट्रेटेजी, मेरे को पूछिए, मैं बताऊंगा। समझ रहे हैं? तो ये बहुत अहम चीज है जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग ना। अब हमने कहा कि जो जानदार होते हैं वो जानदारों के अंदर फली होते हैं। एक फली है तो ये फल भी एक से ज्यादा है तो कसीर फली। और फिर जो कसीर फली जानदार है उनमें भी क्या होता है, खली अपने अपनी ग्रुप बनाते हैं छोटे छोटे, और वो ग्रुप जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टिश्यू ना। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि किसी भी जानदार में खली कितनी तरह के होते हैं। तो पहली बात याद रखिए कि जितने भी पेचीदा जानदार है, पेचीदा का मतलब क्या हो गया, पेचीदा का मतलब है कॉम्प्लेक्स। जैसे इंसान है, इंसान बहुत पेचीदा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गन है। उसके अंदर किडनी है, हार्ट है, लंग्स है। किडनी यानी गुर्दा फिल्ट्रेशन का काम करता है, तख्तीर का काम करता है, खून को छानने का काम करता है। दिल खून को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। लंग्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक दूसरे के साथ बदलते रहते हैं। तो ये सारे काम हमारे जिस्म में अलग अलग ऑर्गन कर रहे हैं, अलग अलग अजू कर रहे हैं, और इनको बनाने वाले जो टिश्यू है वो भी हमको ऐसा लगता है कि बहुत अलग अलग टाइप के होंगे। लेकिन याद रखिए कि जितने भी पेचीदा जानवर हैं उनके जिस्म के अंदर सिर्फ 4 बुनियादी बाफ्तें होती हैं। 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, और ये सभी बाफ जो होती है ये एक खास तरह के मुनज्जम, खास तरह से क्या होते हैं, मुनज्जम होते हैं। और मुनज्जम होने के बाद क्या बनाते हैं, एक अज़ू बनाते हैं। जैसे हमारे पेट में स्टमक है, जैसे हमारे पास फेफड़े, जैसे हमारे पास क्या है, गुर्दे। तो पहली बात हमने क्या किया था, पहली बात हमने कहा कि हमारे जिस्म में क्या होते हैं, फलिए। फिर दूसरी बात हमने कहा कि हमारे जिस्म में क्या होती है, हमने कहा कि हमारे जिस्म में क्या होती है, बाफ। और तीसरी बात हम ये कहें कि हमारे जिस्म में क्या होती है, अज़ू। खलिए मिलकर क्या बनाते हैं, बाफ। बाफ से मिलकर क्या बनाती है, अज़ू। ठीक है, तो कलिए मिलते हैं, बाप बनाते हैं, बाप मिलते हैं, अजू बनाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि बाप की कितनी किस्में हैं, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि बाप जो होती है उनकी 4 किस्में होती है, 4 टाइप्स होते हैं ना। जब दो या दो से ज्यादा अजू, जब दो या दो से ज्यादा अजू यानी ऑर्गन अपने तबई और कीमियावी बुनियाद पर एक दूसरे के साथ अगर काम अंजाम देते हैं या एक ही तरह के काम अंजाम देते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं उसूवी निजाम। इसका मतलब यह है कि इसके बाद एक और निजाम बनता है, और उस निजाम का नाम क्या है, उस निजाम का नाम है उसूवी निजाम। क्या नाम है, उसूवी निजाम। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, इस तरह से ये होता है कि बहुत सारे उजू मिलेंगे और क्या बना देंगे, उसूवी निजाम। जैसे एक उसूवी निजाम जिसको हम अभी पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, एक उसूवी निजाम है हमारा निजाम इन्हिजाम। एक निजाम हमारे जिस्म में कौन है, निजाम अमले तनफुस। एक और निजाम है जैसे निजाम अमले इस्तिखराज, हमारे इस्तिखराज। तो इस तरह के हमारे जिस्म में क्या हो गए, निजाम है अलग अलग। तो हमको एक बात समझना है कि कोई भी जानदार हो, कोई भी एनिमल हो, उसमें बुनियादी बेसिक चीज कौन है, खलिया। खलिया मिलकर क्या बनाते हैं, बाप। बाप मिलकर क्या बनाते हैं, अजू। अजू मिलकर क्या बनाते हैं, अजूबी निजाम। इस तरह से कोई भी एनिमल का जिस्म काम करता है। अगर उसके जिस्म में ये नज्म नहीं रहेगा तो उसके जिस्म के अंदर कोई भी काम नहीं रहेगा, और अगर उसके जिस्म में काम नहीं हो रहा तो वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो मुर्दा होते हैं उनके जितने भी अजूबी निजाम है वो खत्म हो चुके होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? सलमा, जुनेद, नोमान, फामी, हसन, ठीक है, कंटिन्यूसली मुझको रिप्लाई देते रहिए। ठीक है, हर एक का रिप्लाई चाहिए क्योंकि मेरे को मालूम है कि आप लोग सुन रहे हैं। नो, दूसरी बात कि अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है खलिया। खलियों से मिलकर क्या बनती है, बाप। बाप से मिलकर क्या बनती है, अजू। अजू से मिलकर क्या बनते हैं, अजूई निजाम। और ये सब मिलकर हमारे जिस्म में क्या करते हैं, अलग अलग तरह के काम अंजाम देते हैं, और फिर ये मिलकर एक साथ जिस्म को क्या करते हैं, जिंदा रखने में मदद करते हैं ना। सवाल ये आता है कि हमारे पास टिश्यू के कितने टाइप है। हमारे पास किसकी बात हो रही है, हमारे पास बात हो रही है बाफ्त की। तो हम ये कह रहे हैं कि बाफ्त में कितने टाइप होते हैं, तो बाफ्त में 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, पहला जो टाइप होता है या जो पहली किस्म होती है उस पहली किस्म को कहा जाता है बर आदमा, और इंग्लिश में उसको बोला जाता है एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा टाइप होता है इत्तेसाली बाफ्त, उसको बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा टाइप होता है एसाबी बाफ्त, जिसको बोला जाता है नर्वस टिश्यू। और चौथा टाइप होता है उजलाती बाफ्त, और उसको बोला जाता है मसल्स टिश्यू। तो थोड़ा सा यहाँ उल्टा हो गया, याद रखना कि फर्स्ट है बरादमा, सेकंड है कनेक्टिव, थर्ड है मसल्स, और चौथा है नर्वस। इस तरह से राउंड मैंने लेना था। ठीक है, तो फर्स्ट होते हैं बरादमा, सेकंड होते हैं इत्तेसाली, थर्ड होते हैं उजलाती, और चौथा कौन सा होता है, एसाबी बाफ्त या असाबी बाफ्त। तो बुनियादी तौर पे याद रखना है कि हमारे जिस्म के अंदर 4 तरह की क्या होती है, बाफ्तें होती हैं। कौन कौन सी 4 तरह की बाफ्तें होती है, आप भी अपने जहां आप बैठे हुए वहां लाउडली आपने भी बोलना है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। आजू बाजू अम्मी अब्बा भाई बहने को देख रहे होंगे, बोलेंगे ये अचानक में क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया, अचानक में क्यों बड़बड़ा है। तो ठीक है, उससे परेशान होने का नहीं, क्योंकि अगर हमको सीखना है तो हमको ये करना पड़ेगा। ठीक है, पहला कौन सा होता है, बर आदमा, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा कौन होता है, कनेक्टिव, कनेक्टिव को क्या बोला जाता है, इत्तेसाली बाफ्त। तीसरा कौन होता है, मस्कुलर, उसी को क्या बोला जाता है, उजलाती बाफ्त। चौथा कौन होता है, नर्वस टिश्यू, या उसको क्या बोला जाता है, आसाबी बाफ्त या एसाबी बाफ्त। ठीक है, बर आदमा बाफ्त, इत्तेसाली बाफ्त, उजलाती बाफ्त और आसाबी बाफ्त। बोला है सब लोगों ने लाउडली अपने आजू बाजू बगैर टेंशन लिए। जितना लाउडली आप रीड करेंगे उतने जल्दी जल्दी आपको ये समझ में आएगा। अगर आप फिजिकली यहाँ प्रेजेंट होते तो शायद मैं आपको बोलने लगा था बार बार जोर जोर से। ठीक, बढ़ना है आगे।
तो याद रखना है कि जो भी जानदार होते हैं, जानदारों में पहला होता है खलिया, फिर होती है बाप, फिर होता है अजू, फिर होता है अजूवी निज़ाम। और उस जितने भी जो बाप होती है वो बाप कितने किस्म की होती है? चार: बरादमा, इत्तेसाली, उजलाती, आसाबी। याद रहेगा? ठीक ना। अब उससे आगे हम बात कर रहे हैं, उससे बात क्या कर रहे हैं, उससे आगे हम बात कर रहे हैं कि जो बर आदमा बाफ्त है, पहली वाली बाफ की हम बात कर रहे हैं, बर आदमा। ठीक है ना। जो बर आदमा बाफ्त है, या जिसको हम क्या कह रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, तो हम ये कहते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है या जो एपिथेलियल बाफ्त है, इसको कुछ लोग क्या कहते हैं, उसको कुछ लोग एपिथेलियम भी कहते हैं। आमतौर पे इसके लिए जो इंग्लिश में लफ्ज लिया हुआ है वो एपिथेलियल टिश्यू। तो कुछ लोग इसको एपिथेलियल टिश्यू इतना बड़ा बोलने के बजाय उसको शॉर्ट में ये भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? एपिथेलियम। क्या बोल देते हैं इसको? एपिथेलियम, यानी बर बर आदमा। तो बर आदमा बाफ्त इतना पूरा नाम उसका है, तो उसको बर आदम बाफ्त भी बोल दिया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर एक और चीज याद रखना है कि इस बाफ्त में क्या होता है, तो इस बाफ्त में एक आजाद सतह होती है। आजाद सतह का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है और इस तरह से कई सारे सेल का क्या हुआ है? ग्रुप। अब यहां से कंसीडर करिए कि ये जो सेल का ग्रुप है, इस सेल का ग्रुप का ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है आजाद। आजाद का मतलब क्या है? फ्री। आजाद का मतलब यहाँ पर कौन सा एरिया है? फ्री एरिया होता है। अब ये जो फ्री होता है, ये फ्री एरिया या तो जिस्म के सयाल से या बाहर के माहौल से लगी रहती है। यानी या तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई फ्लूइड है, जैसे ब्लड है, या हम जिसको कहते हैं खून, कि यहाँ से खून जा रहा है, या ये जिस्म के क्या है? बाहर होती है, और इसके जरिए जिस्म के हिस्से की क्या होती रहती है? हिफाजत। खलिए बहुत कम बैनुल कल्बी मैट्रिक्स के साथ जुड़े होते हैं। और उसमें एक बात याद रखना है, पहली बात क्या याद रखना है कि ये जो भी बाप है, इस बाप का एक जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? फ्री होता है, आजाद होता है। क्यों आजाद होता है? जैसा ये मेरा मेरा ये जिस्म का हिस्सा है, ये स्किन है, ये स्किन अंदर से हड्डी के साथ चिपकी हुई, लेकिन बाहर से तो फ्री है। अब अगर ये बाहर से फ्री है तो इसका मतलब ये जो फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? एनवायरमेंट के साथ, माहौल के साथ। लाइट आके इससे जुड़ रही है। अगर अभी जो दर्जे हरारत है, जो टेम्परेचर है, वो यहाँ पर फील हो रहा है कि मेरी जो क्लास ये ठंडी है या गर्म है, तो ये फ्री जो सरफेस एरिया है एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है। या फिर ब्लड वेसल की बात करो, खून की नाली की बात करो, इस खून की नाली का ये जो एरिया यहाँ पर हड्डी वगैरह कुछ लगा रहेगा, लेकिन यहाँ से तो खून जा रहा है। तो जब खून जा रहा है तो खून कौन है? खून एक तरह का कौन है? सयाल है, फ्लूइड है, लिक्विड है। तो ये जो सयाल है, ये सयाल क्या कर रहा है? इस वॉल के साथ क्या कर रहा है? इंटरेक्शन। और ये जो वॉल है, ये अंदर वाली जो वॉल है, ये वाला जो हिस्सा है उसका क्या है? फ्री है, आजाद है। ठीक है। तो जो आजाद हिस्सा होता है एपिथेलियल का, या तो वो सयाल के कांटेक्ट में आएगा या वो बाहरी माहौल के कांटेक्ट में आएगा। नाउ एक चीज, फिर ये जो एपिथेलियल होती है जिस्म की क्या करती है? हिफाजत। जैसे हमारी स्किन है, हमारी जिल्द है, हमारे जिस्म की क्या करती है? हिफाजत। फिर एक और बात याद रखना है कि जो एपिथेलियल टिश्यू या जो बर आदमा बाफ्त होती है, उन बर आदमा बाफ्त के जो खलिए होते हैं, उन खलियों में बहुत कम, यहाँ पर एक लफ्ज लिखा हुआ है, वो है बैनुल कल्बी। क्या लिखा हुआ है? बैनुल कल्बी। बैनुल कल्बी देखिए इंग्लिश में बाद में उन्होंने लिख दिया मैट्रिक्स। क्या लिख दिया उन्होंने? बैनुल कल्बी मैट्रिक्स। जैसा फॉर एग्जाम्पल ये एक बहुत सारे खलियों से बना हुआ ग्रुप है। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए देखेंगे तो ये सारे के सारे खलिए एक दूसरे के बहुत करीब है, और इनके बीच में जो जगह है वो जगह बहुत कम है। और इनके बीच की जो जगह होती है, इनके बीच की या इनके दरमियान की जो जगह होती है, उस जगह को कहा जाता है बैनुल कल्बी। हम जब बैनुल कल्बी बोलते हैं तो हम ना बैनुल अक़वामी, बैनुल अक़वामी मतलब अलग अलग मुल्क के दरमियान। तो वैसे ही दो सेल के दरमियान, दो खलियों के दरमियान जो जगह होगी, जो स्पेस होगा, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा बैनुल कल्बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जितने भी खलिए होते हैं, वो खलियों के दरमियान की जो जगह होती है वो बहुत कम होती है, और इसी के जरिए ये खलिए एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो याद रखना है कि खलिए बहुत कम बैनुल कल्बी मैट्रिक्स की वजह से क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। फिर बर आदमा जो बात होती है उसमें दो किस्में होती है, या वो दो तरह की होती है। एक का नाम क्या होता है? एक का नाम होता है सादा एपिथेलियम, और दूसरे का नाम होता है मुरक्कब एपिथेलियम। यहाँ पर हम क्या करें, हमारे पास जो बर आदमा बाफ्त है, बर आदमा बाफ्त है, इस बर आदमा बाफ्त में दो किस्में, एक कौन सी? एक है सादा और एक है मुरक्कब। एक होती है सादा बर आदमा बाफ्त और दूसरी होती है मुरक्कब बर आदमा बाफ्त, या उसको इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो हम कहते हैं उसको इंग्लिश में सिंपल सिंपल एपिथेलियम, और इसको बोलते हैं मुरक्कब को कंपाउंड। आप समझ गए होंगे कि कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मुरक्कब। ठीक है। और सिंपल का मतलब क्या होता है? सादा। तो याद रखना है कि जो बर आदमा खलिया, बर आदमा बाफ्ते हैं, उसको भी दो किस्मों में तकसीम किया गया है। एक है सिंपल एपिथेलियम या सादा, और दूसरा है मुरक्कब या कंपाउंड एपिथेलियम ना। और सवाल ये आता है कि इसको सिंपल क्यों बोलते हैं, इसको सिंपल क्यों बोलते हैं, इसको सादा क्यों बोलते हैं? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि सादा जो एपिथेलियम होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? खलियों की एक तह होती है। इनके अंदर सिर्फ क्या होता है? इनके अंदर ये होता है, जो खलिए होते हैं वो खलिए क्या करते हैं? वो खलिए सिर्फ एक तह बनाते हैं। आमतौर पर जब तह हम बोलते हैं, तह को इंग्लिश में हम कहते हैं लेयर। क्या बनाते हैं? लेयर। जैसा फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो लेयर है, ये कितनी लेयर है? सिंगल लेयर है, सिर्फ एक लेयर है। तो अगर कोई एपिथेलियम, कोई टिश्यू, कोई बाफ्त अगर बन रही है और उसमें सिर्फ एक लेयर है, एक ही लाइन बन रही है, तब हम उसको बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम। लेकिन कोई टिश्यू है, वहां पर क्या हो गया? वहां पर एक से ज्यादा
एक से ज्यादा क्या बन रही है, तय बन रही है। एक से ज्यादा क्या बन रही है, तय बन रही है। जैसा जो हम कह रहे हैं कि अगर मुरक्कब इथेलियम की बात करें तो दो या दो से ज्यादा खलियों की वहां क्या बनेगी, तय बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरी लेयर है, इसके ऊपर तीसरी लेयर है, इसके ऊपर चौथी लेयर है। तो अगर लेयर बहुत सारी हो, दो या दो से ज्यादा अगर लेयर आ जाए तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है, मुरक्कब एपिथेलियम। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है आपने कि जब हम बर आदमा बाफ की बात करते हैं तो बर आदमा बाफ में सादा एपिथेलियम, मुरक्कब एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मतलब क्या होता है कि वहां पर सिर्फ एक तह होती है। कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं, मुरक्कब की बात करते हैं तो एक से ज्यादा। एक से ज्यादा का मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा खलियों की वहां पर क्या मौजूद होती है, तह मौजूद होती है। यहाँ पे बात क्लियर हुई? यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? साइमा, आफिया, जुनेद, सलमा, नुमान, फामी। ठीक है। नाउ अब एक और चीज कि ये जो सिंपल एपिथेलियम ये कहाँ मौजूद होती है, सिंपल एपिथेलियम कहाँ मौजूद होती है। तो ये जो सिंपल एपिथेलियम है, जो सादा एपिथेलियम है, जो एक खली की सिर्फ एक तह से बनी होती है, ये जिस्म के कहफों में, जिस्म के हुदूद में और नालियों के अंदर होती है, या नालियों को मलफूफ करके रखती है। जब हम मलफूफ बोलते हैं तो मलफूफ का मतलब होता है लपेट के रखना। हम बोलते हैं ना कुरान का जो है वो गिलाफ है, कुरान को आपने किसमें रखा है, गिलाफ में रखा है, यानी उसको लपेट के रखा है। ठीक है, वैसे ही हमारे जिस्म के अंदर जो कहफे हैं, जो हुदूद है, या जो हमारे नालियां हैं, कौन सी नालियां, खून की नालियां, तो उनके ऊपर जो लेयर होती है वो लेयर बनाने का काम कौन करता है, एपिथेलियम। और एपिथेलियम में भी सादा एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम ये काम करता है। फिर उसके बाद हम ये करें कि ये जो मुरक्कब एपिथेलियम है ये कहाँ मौजूद होती है, तो मुरक्कब एपिथेलियम हमारी जिल्द में होती है, और हमारे जिल्द में इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है तहफ़्फ़ुज़। तो याद रखना है कि जो सिंपल एपिथेलियम है वो कहते हैं हुदूद और नालियों में मौजूद होती है, जबकि कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ पर मौजूद होती है, ये हमारे जिल्द में मौजूद होती है। ठीक है, तो आपने जब नोट्स बनाना है तो आपने बरादमा, बरादमा में दो टाइप, सिंपल, कंपाउंड, फिर उसके नीचे नीचे इस तरह से लिखते जाना है। ठीक है ना, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग ना। अब जो बरादमा खलियां हैं, बरादमा खलियों के अंदर भी, बरादमा खलियों में भी, और स्पेशली बरादमा खलियों में भी सादा बरादमा खलिया या सादा एपिथेलियम की अगर हम बात करते हैं तो उसको और तकसीम किया गया, उसको और डिवाइड किया हुआ है। और इनको जब तकसीम किया गया तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि उनके अंदर मौजूद खलियों की साख, उनके अंदर मौजूद खलियों का शेप वो दिखाई कैसे देते हैं। तो खलिए की जो साख है, खलिए की साख में तरमीम की बुनियाद पर सादा एपिथेलियम को तीन हिस्सों में क्या किया गया है, और बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कौन है, सिंपल, सिंपल एपिथेलियम। नाउ मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों अल्फाज बार बार लिखूंगा, उससे बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं। ठीक है, सादा बर आदमा बाफ्त। और सादा बर आदमा बाफ्त के मामले में हम क्या करें, हम ये कहें कि जो सादा बर आदमा बाफ्त है उसको तीन किस्मों में तकसीम किया गया है। ये तीन किस्में कौन कौन सी है, तो उनमें एक किस्म जो होती है उसको बोला जाता है स्क्वैमस। क्या बोला जाता है इसको, स्क्वैमस। क्या बोला जाता है, स्क्वैमस। दूसरी जो किस्म होती है, दूसरी जो किस्म होती है उसको बोला जाता है क्यूब लाइक। क्या बोला जाता है उसको, क्यूबॉइडल, या उसको हम उर्दू में कहते हैं मुकब, मुकबनुमा। और इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, और तीसरा जो होता है, तीसरा जो होता है वो क्या होता है, तीसरे को बोला जाता है सुतूनी। क्या बोला जाता है, सुतूनी, यानी जो कैसे दिखाई देते हैं, कॉलम की तरह, इसलिए उनको बोला जाता है कॉलम नार। क्या बोला जाता है, कॉलम नार। तो पहली बात याद रखना है, बाप, बाफ्तों में दो किस्में, सादा बाप, मुरक्कब बाप। फिर सादा बाप में तीन, कौन कौन सी तीन है, तीन में कौन है, स्क्वायमस, दूसरा मुकबनुमा, तीसरा सुतूनी। जो स्क्वायमस होती है उसको उर्दू में बोला जाता है चपटा। कैसा होता है ये, चपटा, फ्लैट। ठीक है, जो चपटा होता है उसको, तो एक होता है स्क्वैमस मतलब चपटा, मुकबनुमा मतलब क्यूबॉइडल, और कॉलमनार मतलब सुतूनी। तो अगर इसके शेप को अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ देखिए कि कैसे ये सारे के सारे खलियों को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये चपटे हैं। इनको अगर देखेंगे तो इनको देखेंगे तो आपको ये कैसे मुकबनुमा, यानी ये खलियों को देखो तो इस तरह से है, ये खलियों को देखो तो ये इस तरह से है। ठीक है, और ये देखेंगे तो ये कैसे है, सुतूनी, सुतून की तरह। है ना, हमारे घर में जो पिलर होते हैं, सुतून होते हैं, खंबे लगे होते हैं, उस तरह के ये होते हैं। तो याद रखना है कि तीन तरह के सादा बाफ्तें होती है। कौन कौन सी तीन तरह की होती है, स्क्वैमस चपटे किस्म के, मुकबनुमा यानी क्यूबॉइडल, और तीसरा है कॉलमनार यानी सुतूनी। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? अरसलान को बात समझ में आ रही है, हसन को बात समझ में आ रही है, नमान को बात समझ में आ रही है, सलमा? ठीक।
ना ना अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्क्वैमस इपिथेलियम। किसकी बात कर रहे हैं हम सबसे पहले? स्क्वैमस इपिथेलियम। यहाँ पर देखिए ये है स्क्वैमस इपिथेलियम और उसको उर्दू में क्या बोला जाता है? चपटे खली। यानी ऐसी बात जो चपटे खलियों से बनी होती है। तो ये जो होती है ये एक पतली तह का बना होता है जिसमें इरेगुलर इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। अब इरेगुलर बाउंड्री का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर जो हद होती है यानी हुदूद की बात हो रही है, लास्ट एंड की बात हो रही है। तो यहाँ पर इरेगुलर का मतलब क्या? रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब क्या होता है? तयशुदा रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी शेप तय नहीं है उसका, वो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शेप है, उसकी जो साख है वो तय नहीं है। तो यहाँ पर उसकी जो बाउंड्री की बात हो रही है वो बाउंड्री तय नहीं है कि वो कैसे रहेगी। वो बाउंड्री कैसी रहेगी? इरेगुलर रहेगी, उसका शेप कैसा भी रहेगा, लेकिन दिखने में वो कैसा रहेगा? दिखने में वो रहेगा चपटा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज याद रखना है कि यहाँ पर जो स्क्वैमस इपिथेलियम होती है उसमें जो खलिए होते हैं वो इरेगुलर बाउंड्री के साथ होते हैं। फिर ये जो स्क्वैमस इपिथेलियम होती है या ये जो चपटे खलिए होते हैं, ये जो चपटे खलिए होते हैं ये जो चपटे खलिए होते हैं, ये चपटे खलिए कहाँ मौजूद होते हैं? यानी इनकी जो जगह है या आमतौर पर जिसको हम कहते हैं इनकी लोकेशन, या हम जिसको कहते हैं कि ये हमारे जिस्म में कहाँ पर पाए जाते हैं या ये हमारे जिस्म में कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए कि हमारे जिस्म में कहाँ पर मौजूद होते हैं। ये होते हैं हमारे खून की नली की दीवारों में। कहाँ पर होती है? पहली लोकेशन, पहली जगह, खून की नालियों की दीवार। कहाँ पर होते हैं? खून की नालियों की दीवार। दूसरा कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं फेफड़ों की हवाई थैलियों में। दूसरा ये कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं फेफड़ों फेफड़ों की हवाई थैलियों में। कहाँ पर होते हैं? फेफड़ों की हवाई थैलियों में। तो दो लोकेशन इनकी याद रखना है। अब अगर इसको इंग्लिश में ही बोलना है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में हम आसान लफ्ज यूज करते हैं। कहाँ पर? वॉल, वॉल ऑफ ब्लड वेसल। क्या कहते हैं उसको? वॉल ऑफ ब्लड वेसल। और फेफड़ों के लिए जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो वॉल ऑफ एयर सैक। आप लोगों ने हमेशा इस तरह से पढ़ा होगा कि हमारे जिस्म के अंदर लंग्स है, लंग्स के अंदर इस तरह से छोटी छोटी क्या होती है? ब्रांचेस होती है, और वहां पर आखिर में इस तरह का क्या होता है? एक थैली होती है, साफ्ट होती है। ये जो थैली नुमा साफ्ट है, इस थैली नुमा साफ्ट को क्या बोला जाता है? एयर सैक। और उसके लिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो है एल्वियोलाइन। इंग्लिश में दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसमें एल्वियोलाइन। तो इसकी जो दीवार है, इस दीवार को बनाने वाले जो टिश्यू है, जो खलिए है, वो कैसे होते हैं? चपटे, स्क्वैमस। याद रहेगा। अब इन्हीं खलियों का काम क्या होता है? इनका काम क्या है? ठीक है, इनका काम क्या है? ये काम क्या अंजाम देते हैं? तो हम इनके काम की बात कर रहे हैं। तो ये काम में जो पहला काम करते हैं वो काम क्या होता है कि ये बनाते हैं नुफूजी हुदूद। क्या बनाते हैं? नुफूजी हुदूद। और उसके लिए इंग्लिश में जो टर्म है, जो लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है वो है डिफ्यूजन बाउंड्री। क्या बनाया लफ्ज है? डिफ्यूजन बाउंड्री। डिफ्यूजन बाउंड्री या नुफूजी हुदूद का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कहा कि ये खून की नालियों की दीवार में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि ये खून की कोई नाली है। ठीक है, इस खून की नाली के अंदर आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर ग्लूकोज, या समझ लीजिए कि यहाँ पर सोडियम, या समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करेगा? यहाँ से निकलकर बाहर आएगा। बाहर कहाँ जाएगा? बाहर एक खली के पास चला जाएगा। तो हुआ जब कि ग्लूकोज की जो मिकदार है वो खून में ज्यादा है, इसलिए खून से निकल के ग्लूकोज कहाँ पर आ गई? खलिए में। ग्लूकोज खून से निकलकर कहाँ पर आ गई? खलिए में। यानी यहाँ पर उसकी जो क्वांटिटी थी वो ज्यादा थी, जो मिकदार थी वो ज्यादा थी। तो हुआ ये कि ग्लूकोज अपनी ज्यादा मिकदार से कम की तरफ आई। तो जब भी कोई ऐसा अमल होता है जिसमें कोई शय, कोई चीज अपनी ज्यादा अमल को क्या बोला जाता है? नफूज। और चूंकि ये जो दीवार है, इस दीवार के जरिए नफूज होने वाला है, इसका मतलब यह है कि उस नफूज की अमल की हद उस दीवार ने तय की है, स्क्वैमस इपिथेलियम ने तय की। इसीलिए हम कहते हैं कि नफूजी हुदूद जैसे काम में ये क्या होता है? शामिल होता है, मशगूल होता है, काम करता है। यहाँ पर बात समझ में आई। तो स्क्वैमस या चपटे खलियों की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है? वहां पर होता यह है कि जो खलिए होते हैं वो क्या बनाते हैं? नफूजी हुदूद बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? ओके जी। स्क्रीन नहीं शो होने का रीजन जो है वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। अभी दिख रही है स्क्रीन बच्चों? हाँ सलमा बेटा, मैंने इससे पहले भी बोला था। आ, मेरे को ये बोलिए कि मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि आप में से कौन नो किस लिए बोल रहे हैं। स्क्रीन दिख रही है क्या? अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके ठीक है, चलो कोई इशू नहीं। यहाँ पर एक्चुअली क्या बारिश बारिश हो रही है, आवाज कुछ नहीं आ रही है मेरी? ओके ठीक है, तो एक बात थोड़ी सी सुन लीजिए
बात ये सुन लीजिए कि लेक्चर खत्म होने के लिए सिर्फ 2-4 मिनट 5 मिनट बाकी है, तो लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। तो इससे आगे की जितनी भी चीजें हैं वो कल लिख लेंगे, ठीक है। और जिन लोगों को दिख रही है और जिन लोगों को नहीं दिख रही है उसका बड़ा रीजन जो है वो नेटवर्क इशू है अभी, और उसका रीजन है बारिश बहुत जोरों की हुई है अभी यहाँ पर, तो शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो बस अब आपने इतना करना है कि आज जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको घर बैठ के अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। एक दूसरा, सलमा का जो क्वेश्चन था, सलमा का सवाल ये है कि पेपर क्या होता है। तो बेटा इससे पहले भी मैंने बोला कि पेपर जो होता है वो 2 जबानों में होता है, इंग्लिश में भी होता है, उर्दू में होता है। अगर आपने नीट एग्जाम उर्दू में सेलेक्ट किया तो पेपर आपको 2 जबान में आएगा, इंग्लिश में भी आएगा और उर्दू में भी आएगा, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको वो दोनों चीजें मिलती रहे ताकि आपको समझ में आए, सीखने का मौका मिले, ठीक ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे आगे जो है वो हम कल बात करेंगे, ठीक है। सब लोगों को आवाज सुने आगे मेरी, मैंने क्या बोला, बात समझ में आई? ठीक है, चलिए चलिए, दुआ में याद रखिए, असर की नमाज पढ़िए। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि असर की नमाज हमारी छूटे ना, ठीक है। तो जिनके पास आसानी से लेट जमात मिल